बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र को शुरू करते हैं। हर एक चैप्टर को नोट के साथ हम लोग पढ़ेंगे और लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी पूरा करेंगे। इसका अलग प्लेलिस्ट बन जाएगा सब्जेक्ट वाइज, तो आप लोग चेकआउट यहाँ से कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स का अर्थात अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग अंग्रेज़ों का 200 वर्षों तक कॉलोनी रहा है। हम लोग आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को। इससे पहले भारत इतना आर्थिक रूप से समृद्ध था कि इसे सोने का चिड़िया कहा जाता था। लेकिन इन 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने इस सोने के चिड़िया का भरपूर क्या किया, शोषण किया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं है, हम लोग जहाँ पर डिटेल पढ़ना होगा वहाँ पर रुककर नोट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। गए जब हम आज़ाद हुए तब हमारे पास क्या चुनौती था। आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान कर दुनिया के अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारकों का क्या था, के लिए ये चुनौती था। आगे है अर्थव्यवस्था का परिचय। चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं अर्थव्यवस्था होता क्या है। अर्थशास्त्र क्या है? यह सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, हम लोग को पता है अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान में आता है, विज्ञान में नहीं। तो सामाजिक विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। तो वस्तु क्या हुआ, जो भी हम लोग बनाते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र से हम लोग कृषि कार्य करते हैं, पशुपालन करते हैं, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण जितना हो गया वो करते हैं, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है जिसमें डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर या फिर बड़े बड़े रिसर्चर्स, ये लोग जो हैं किसी तरह से आर्थिक क्रिया करना। आर्थिक क्रिया वह होता है जहाँ से आप कुछ पैसा कमाते हैं। तो अर्थशास्त्र में यही अध्ययन किया जाता है कि वस्तुओं का उत्पादन और सेवा किस तरह किया जाए, किस तरह उत्पादन किया जाए, उसके बाद में इसका वितरण, मतलब सभी जगह सभी के पास वो चीज़ पहुंच सके, वितरण। फिर है विनिमय। विनिमय क्या होता है? एक्सचेंज या आदान प्रदान या खरीद बिक्री। जो सामान हम उत्पादित किए हैं, शहर में उत्पादन हुआ और गांव गांव तक पहुंच जाए वो सामान, तब उसको क्या बोलेंगे? वितरण बोलेंगे। अब गांव में पहुंच गया है, लोग क्या करेगा? उस सामान को खरीदेगा। तो खरीदने के लिए उसको कुछ देना होगा, तो देने के रूप में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? आजकल पैसा यूज़ करते हैं। पुराने ज़माने में क्या था? बार्टर सिस्टम था, मतलब आप एक वस्तु दिए और उस वस्तु के बदले में आपको कुछ प्राप्त हो गया। लेकिन वर्तमान युग में अब मुद्रा का आविष्कार हो गया है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? पैसा से सामान खरीदते हैं। तो ये हो गया विनिमय, पैसा से सामान लेना विनिमय हो गया, एक्सचेंज करना हो गया। और जब हम खरीद लेंगे तो क्या करेंगे? इसका उपभोग करेंगे। तो अर्थशास्त्र क्या समझे आप कि इसके अंतर्गत वस्तुओं, जितना भी सामान है वो वस्तु हो गया, और सेवा में हो गया डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, ये सब जो है, या फिर यातायात का संपूर्ण साधन, या जितने दुकानदारी हो गया, तो ये सब क्या है? सेवा क्षेत्र है। तो इन सब के एक को मिलाकर, मतलब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, फिर उसका वितरण, फिर विनिमय और लास्ट में उपभोग करने का जो पूरा अध्ययन है, इसी को हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। यही बोला गया है। विनिमय का मतलब हुआ आदान प्रदान या अदला बदली या खरीद बिक्री। अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में कब आया? हमेशा से ये सब्जेक्ट नहीं रहा है, बल्कि इसका विकास हुआ इंग्लैंड में, वही ब्रिटेन में, जिसका हम लोग 200 वर्षों तक कॉलोनी रहे, जो 200 वर्षों तक सोने के चिड़िया का दोहन किया। तो इसी इंग्लैंड में इकोनॉमिक्स का क्या हुआ? आविर्भाव हुआ। इंग्लैंड के एक अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था एडम स्मिथ। इन्होंने एक बुक लिखा, द वेल्थ ऑफ नेशन। इससे पहले इकोनॉमिक्स का कुछ स्पष्ट विषय के रूप में पहचान नहीं था। इसमें इस तरह से दिशा निर्देश दिया गया, इकोनॉमिक्स को एक अलग ही दिशा और दशा दिया, जिसके वजह से इनको इकोनॉमिक्स का या आधुनिक अर्थशास्त्र का क्या कहा जाता है? पिता भी कहा जाता है। और इनके बुक का क्या नाम है? द वेल्थ ऑफ नेशन। ये हमेशा पूछा जाता है।
अब हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थात समाज में जितने भी आर्थिक गतिविधि होगा, पैसा से रिलेटेड सब आएगा इसी में। अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है जिसमें विभिन्न संस्थान, संगठन और व्यक्ति उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिवेश की गतिविधि में शामिल होते हैं। तो ये जितने भी संगठन हैं, इन सब गतिविधियों से जो पैसा के लिए एक संगठन तैयार किया जाता है, ये सब हो जाएगा अर्थव्यवस्था में। इसको दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है? योग है। आपके बुक में कहा गया है जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत को एक उपनिवेश या कॉलोनी बनाकर रखा था। और पूरे भारत को कैसे कब्जा कर लिया? तो इसने फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाया, मतलब आपस में ही लड़ा देना और खुद प्रधान बन जाना, दोनों का मध्यस्थता करना और खुद शक्तिशाली होते जाना। तो इस तरह से क्या हुआ? अंग्रेज पूरे भारत पर हावी हो गया। इसमें क्या था? भारत भले ही कृषि प्रधान देश था, फिर भी इसके बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना, मतलब वही फैक्ट्री वगैरह या फिर छोटा मोटा जो कारखाना था, इसमें कई देशों से क्या था? आगे था भारत। लेकिन अंग्रेजों का जो शोषण और दमनकारी नीति था, भारत की स्थिति को बहुत खराब कर दिया। गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता तथा शोषण का साम्राज्य था अंग्रेज का साम्राज्य। अंग्रेजों ने हमको 200 वर्षों तक गुलाम रखा, अर्थात भारत को उपनिवेश बनाए रखा। कॉलोनी का मतलब क्या हुआ, या उपनिवेश का मतलब हुआ जब कोई शक्तिशाली देश किसी अन्य देश के जो थोड़ा कमज़ोर हो, उसके राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है तथा उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है। ठीक है, उसके सारे राजनैतिक या सामाजिक, आर्थिक, मतलब संपूर्ण रूप से कंट्रोल अपने हाथ में लेगा, सारे पॉलिसी अपने अकॉर्डिंग बनाएगा। और जब कोई शक्तिशाली देश किसी छोटे देश पर या फिर कमज़ोर देश पर जब कॉलोनी या फिर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा, तो वो सारे जो निर्णय करेगा वो अपने देश के फ़ायदे के अकॉर्डिंग करेगा। इसीलिए 200 वर्षों में भारत जो सोने का चिड़िया था, वो उसके जाते जाते देश का स्थिति जर्जर अवस्था में पहुंच गया। तो भारत क्या था? अंग्रेज का एक कॉलोनी था। और कॉलोनी का मतलब हुआ जब कोई शक्तिशाली देश किसी अन्य देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है और अपने राज्य का या अपने देश का हिस्सा बना लेता है, इसी को बोलेंगे उपनिवेश। पहले हम लोग जान लें कि आर्थिक गतिविधि क्या होता है। तो वैसा संपूर्ण क्रियाकलाप जहाँ से कुछ कमाई हो, जहाँ से आप कुछ पैसा कमा रहे हो, वो सारे चीज़ क्या हो जाएगा? आर्थिक गतिविधि हो जाएगा। चाहे वो खेती करना हो, चाहे वो फैक्ट्री में काम करना हो, चाहे आप ट्रांसपोर्ट चलाते हो या व्यापार करते हो, ये सब क्या है? आर्थिक गतिविधि है। जहाँ से आप पैसा कमाने के लिए जो जो काम करते हैं वो सब क्या हो जाएगा? आर्थिक गतिविधि। तो इस आर्थिक गतिविधि को 3 भागों में बांटा गया है। कहाँ कहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं, जैसे इसी को 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, अर्थात जैसे जो ज़मीन है प्रकृति ने दिया है, पानी प्रकृति ने दिया है, धूप प्रकृति ने दिया है, हवा प्रकृति ने दिया है, इन सब चीज़ों से हम लोग कृषि कर लेते हैं। कृषि किसी फैक्ट्री में तो नहीं करते हैं, ये सब क्या है? प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं के सहयोग से जो उत्पादन हो जाए, तो इसमें कृषि आ जाएगा। अच्छा, पशुपालन किसी फैक्ट्री में होता है क्या? नहीं होगा। पशुपालन प्राकृतिक तरीक़ा से होता है और प्रकृति द्वारा ही उपजा जो घास फूस है उसको खाता है पशु, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। मछली पालन, मछली कहाँ होता है? जल में होगा। जल प्राकृतिक संसाधन है, इसको भी फैक्ट्री में हम नहीं उत्पादन करते हैं, तो मछली भी कहाँ आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। और एक है खनन। खनन क्या होगा? जो खनिज है ज़मीन में दबा हुआ, उसको खन कर निकालने का जो काम होगा वो भी आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। या फिर एक और हो सकता है गतिविधि, वो क्या है? जंगल से जो
हम प्राप्त करते हैं, जैसे लकड़ी प्राप्त किए, जड़ी बूटी प्राप्त किए, या फिर जो भी यूज का वस्तु प्राप्त किए, क्या है, ये भी जंगल क्या है, प्रकृति प्रदत्त है। तो ये सारे एक्टिविटी किस में आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। तो अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अलग अलग कॉलर जॉब के रूप में जाना जाता है। जो प्राथमिक क्षेत्र में लोग काम करता है, प्राथमिक क्षेत्र में ये क्या है, धूल मिट्टी से भरा हुआ काम है, मेहनत का काम है। तो आपका जो शर्ट होगा या फिर आप जो कपड़ा पहनते हैं वो साफ़ सुथरा नहीं रह सकता है, इसलिए इसको रेड कॉलर जॉब बोला जाता है। कौन सा कॉलर जॉब, रेड कॉलर जॉब। द्वितीयक क्षेत्र, जो कंपनी में लोग काम करता है, ईंटा बनाने में, विनिर्माण में, घर निर्माण में, या फिर जितने प्रकार का कल कारखाना है, बहुत सारा जो आप फैक्ट्री में जाकर लोग काम करता है, ये लोग का भी काम जो है ये भी मेहनत का ही काम है। तो इन लोगों को किस कॉलर जॉब के नाम से जाना जाएगा, ब्लू कॉलर जॉब। जो फैक्ट्री में काम करता है लोग, वो ब्लू कॉलर जॉब के रूप में जाना जाएगा। अगला है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में वो जो ऑफिस या दफ्तर वगैरह में काम करता है, उनके जॉब को क्या कहा जाता है, व्हाइट कॉलर जॉब बोला जाएगा। जो ऑफिस में या दफ्तर में काम करता है, इन लोगों को बोला जाएगा व्हाइट कॉलर जॉब। और जब आप हायर में पढ़ाई कीजिएगा तो इस तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, और सेवा क्षेत्र को 3 भाग में बांट दिया जाता है, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। तो तृतीयक क्षेत्र में मेन रूप से रखा जाता है जो ट्रांसपोर्ट हो गया, या फिर जो व्यापारी हो गया। व्यापार जितने तरह का है, व्यापारी अपने घर में कुछ बनाता है, नहीं बनाता है, वो एक जगह से खरीदता है और कुछ मुनाफा लेकर दूसरे जगह जाकर बेच देता है। तो जहाँ पर कुछ नया प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, पहले के ही प्रोडक्शन में कुछ सेवा का काम करता है, कुछ इनकम कमा लेता है, इसी को बोलेंगे तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र में जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जैसे जो गाड़ी चलाता है, एक जगह से सामान को ले आया दूसरे जगह पर ले गया, तृतीयक क्षेत्र में आएगा। जो व्यापार करता है, एक जगह से सामान को खरीदा और दूसरे जगह ले आकर, या एक शहर से सामान खरीदा, गांव के दुकान में आके बेच लेना, ये भी आ जाएगा तृतीयक क्षेत्र में। चतुर्थ क्षेत्र में हो जाता है जो ऑफिस या दफ्तर में काम करता है। और पंचम क्षेत्र वो होता है जिसमें कुछ नया रिसर्च होता है, जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत स्किल्ड लोग होते हैं। जैसे वैज्ञानिक हो गया जो किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहा है, कोई स्कॉलर जो किसी चीज़ पर शोध कर रहा है, डॉक्टर जो दवा के लिए शोध कर रहा है। तो ये सब जो चीज़ हो गया, इंजीनियर हो गया जो एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए नया दिमाग लगाकर वो कुछ नया बनाना चाह रहा है। तो इन सब क्षेत्रों को किस में रखा जाएगा, पंचम क्षेत्र में, और ये सबसे हायर क्षेत्र होता है। तो इसमें काम करने वाले लोगों को गोल्डन कॉलर जॉब कहा जाएगा। कौन सा कॉलर, गोल्डन कॉलर या स्वर्ण कॉलर। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र को भी देख लीजिए। ये भी क्या है, आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि का मतलब वो सब काम जहाँ से पैसा कमाया जाए, वो सब क्या हो जाएगा, आर्थिक गतिविधि। तो आर्थिक गतिविधि का दूसरा क्षेत्र है द्वितीय क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो विनिर्माण मतलब कुछ बनाने से के इर्द गिर्द घूमता है, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य इत्यादि। जहाँ भी कुछ बनता है, फैक्ट्री में बन रहा है, चिमनी में बन रहा है, घर बन रहा है, नया बनने वाला चीज़ जो भी होगा वो सब क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में। अर्थात विनिर्माण से संबंधित मतलब कुछ बनने से संबंधित होगा तो वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। अगला है तृतीय क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अगर आप हायर पढ़िएगा तो इस सेवा क्षेत्र को 3 भाग में बांटा जाएगा, लेकिन अभी हम लोगों को केवल तृतीय क्षेत्र ही पढ़ना है। इससे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें बैंक बीमा, जो बैंक से रिलेटेड काम होता है, बैंक में क्या होता है, नया कुछ बनता है, वो एक सेवा प्रदान करता है आपको। आप पंजाब में पैसा भेजिए और बिहार में उस पैसा को निकाल लीजिए, तो क्या हुआ, ये वहाँ से यहाँ तक लाने में ये क्या किया, आपका सहायता किया, एक तरह से सेवा प्रदान किया। उसी तरह से जो परिवहन है मतलब यातायात, आप मोतिहारी में बैठे और वो एक बस चालक आपको लखौड़ा या फिर कहीं और ले जाकर छोड़ दिया, नया कुछ किया नहीं किया, बल्कि आपको एक जगह से दूसरे जगह ढो के ले गया है, मतलब सेवा का काम किया है। संचार या व्यापार, संचार मतलब टेलीफोन वगैरह या फिर पत्र पत्रिका, जहाँ से आप समाचार को भेजते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो ये हो गया संचार। व्यापार में भी वही होता है, सामान एक जगह से खरीदे और दूसरे शहर में ले जाकर बेचे, ये व्यापार हो गया। तो ये सब गतिविधि जो है ये किस में आएगा, तृतीय क्षेत्र में आएगा। वही चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आगे जब हम देखते हैं तो ये एक तालिका बनाया गया है कि प्राथमिक क्षेत्र में 1901 में
63% लोग लगे हुए थे। वही द्वितीय क्षेत्र में 12 और तृतीय क्षेत्र में 23। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जो देश जितना ज़्यादा विकास करेगा उस देश में तृतीय क्षेत्र का जनसंख्या बढ़ता जाएगा। देखिए, भारत 1901 में मात्र 23% लोग तृतीयक में थे, जबकि 1947 में जब आज़ाद हुए उस समय 27%, और वर्तमान में 2007 में ये 56% है, और अभी ये और थोड़ा बढ़ा है। और जब विकास होता है तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में लोगों का संख्या कम होता है और तृतीयक क्षेत्र में वो जनसंख्या शिफ्ट होता है। तो जिस देश का तृतीयक क्षेत्र में हिस्सेदारी ज़्यादा होगा उस देश को आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो डेवलप हो चुका है, उस स्तर तक वो देश डेवलप हुआ है। अब है अर्थव्यवस्था का प्रकार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको भी हम लोग देखते हैं। विश्व में 3 प्रकार का अर्थव्यवस्था है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैपिटलिज्म इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो पूंजी से ही समझ में आया कि पैसा से रिलेटेड ये चीज़ है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसा अर्थव्यवस्था है जहाँ पर उत्पादन के समस्त साधनों का स्वामित्व मतलब मालिकाना हक एवं संचालन मतलब किस तरह उसको चलाना है किसी निजी व्यक्ति के हाथ में हो। तो वैसा देश जहाँ पर वस्तुओं के उत्पादन और संचालन का संपूर्ण स्वामित्व मालिकाना हक और संचालन का हक किसी निजी व्यक्ति के हाथ में हो जाएगा, तो वो सब देश क्या हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। जैसे अमेरिका में आपको सरकारी स्कूल नहीं मिलेगा, सब प्राइवेट। सरकारी हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, सब प्राइवेट। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब यही हुआ कि जितने भी संस्था है वो सभी क्या है? प्राइवेट हाथों में है। सरकार का काम केवल देश चलाना है, पुलिस को रखना है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना है, लेकिन जितना भी अलग अलग पैसा कमाने वाला जो काम है वो सरकार नहीं करती है, बल्कि प्राइवेट हाथ में दे दिया जाता है। तो ऐसे अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। या सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसमें क्या होता है कि जो भी संपत्ति है इस पर पूरे समाज का हक होगा। तो समाज का मतलब क्या हुआ कि जो वहाँ का सरकार है, सरकार किसका है? हम ही लोगों के द्वारा बनाया गया सरकार है। तो संपूर्ण जो स्वामित्व होगा वस्तु के उत्पादन का वो किसके पास हो जाएगा? देश के सरकार के पास हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक बार इसको देख लीजिए। ऐसा अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के समस्त साधनों का स्वामित्व और संचालन उस देश की सरकार के पास होता है, तो ऐसे अर्थव्यवस्था को क्या बोलेंगे? साम्यवादी अर्थव्यवस्था। जैसे चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, इन सब देशों में आपका खुद का कोई संपत्ति नहीं होगा, बल्कि जो भी आप कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस सब किसके लिए काम कर रहे हैं? आप सरकार के लिए काम करेंगे। संपूर्ण चीज़ जैसे सब कुछ सरकार का ही है। प्राइवेट स्कूल आप नहीं खोल सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं हो सकता है। सब का मालिक कौन होगा? सब का मालिक होगा उस देश का सरकार। हाँ, आपको उसको संचालित करने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन उसका मालिकाना हक किसके पास होगा? उस देश के सरकार के पास होगा। तो इन सब देशों में किसका एग्जाम्पल है? एक चाइना वैसा देश है और क्यूबा भी एक इस तरह का देश है। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित से समझ में आता है कि मिला हुआ। तो जब हम एक को देखें पूंजीवादी, दूसरा देखें साम्यवादी, तो जो मिश्रित होगा ये दोनों का मिला हुआ रूप होगा। अर्थात ऐसा अर्थव्यवस्था होगा जिसमें उत्पादन के साधनों का कुछ स्वामित्व तो निजी हाथों में होगा और कुछ स्वामित्व किसके पास होगा? सरकार के पास होगा। तो जिस तरह से आप अपना भारत का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जिसमें प्राइवेट स्कूल भी आपको मिल जाएगा और सरकारी स्कूल भी। अर्थात कुछ चीज़, कुछ संस्थान जो है सरकार के हाथ में भी है और कुछ प्राइवेट हाथ में भी है। उसी तरह से कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी आपको मिल जाएगा और कुछ सरकारी हॉस्पिटल भी मिल जाएगा। तो इस तरह का जो अर्थव्यवस्था है जहाँ पर पैसा कमाने का जो भी साधन है, इसमें कुछ का कंट्रोल सरकार के पास हो और कुछ का कंट्रोल निजी व्यक्ति के हाथ में हो, तो इसको बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे है समावेशी विकास अर्थात इंक्लूसिव ग्रोथ। तो शब्द सुनकर ही समझ में आता है कि सबको साथ में लेना,
इंक्लूसिव मतलब साथ जोड़ना, तो इसको भी देख लेते हैं। तो समावेशी विकास वह आर्थिक विकास है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाता है तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूत न रह जाए, मतलब छूट न जाए, का प्रयास किया जाता है। मतलब विकास सबका हो, ऐसा ना है कि केवल धनिक धनी होता जाए और गरीब होता जाए, ऐसा नहीं। ऐसा पॉलिसी बनाइए जिससे सभी लोगों का विकास हो, गरीब का भी विकास हो और अमीर का भी विकास हो। इसी को हम लोग बोलेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ या समावेशी विकास। एक टॉपिक है सतत विकास। सतत मतलब लगातार, सतत मतलब लगातार, इसी को बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आर्थिक विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखकर संसाधनों का उपयोग किया जाता है, ऐसे विकास को सतत विकास कहा जाता है। जैसे आज हमारे पास पेट्रोलियम है, डीजल और पेट्रोल, ये तो करोड़ों वर्ष के बाद में ये डीजल और पेट्रोल बनता है। इसका दोहन हम इस तरह करें कि हम तो यूज करें ही, लेकिन आने वाला 2-3 पीढ़ी के बाद में जो वंश आएगा उसके लिए भी कुछ बचा रहे, इसको ध्यान में रखकर। इसीलिए इस सतत विकास के अंतर्गत ही आज सोलर पावर, मतलब सूर्य से जो धूप आता है उससे बैटरी चार्ज करके उसके एनर्जी को यूज करना, या विंड एनर्जी हो गया, हवा का एनर्जी होगा, उसका यूज करना, ये सब क्या जाएगा सतत विकास में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आएगा। लेकिन हम लोग जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे तेल हो गया, कोयला हो गया, जिसको बनने में करोड़ों वर्ष लगेगा, बहुत जल्दी नहीं बन पाएगा, तो इनका ज़्यादा हम दोहन करेंगे तो इसको हम सतत विकास नहीं करेंगे। तो विकास ऐसा होना चाहिए कि आगे भी उससे वही सुविधा मिलता रहे जो वर्तमान पीढ़ी को मिल रहा हो। एक शब्द है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या हुआ कि देश में या राष्ट्र में किस चीज़ को करना ज़्यादा आवश्यक है, उसी के प्राथमिकता के आधार पर उतना फंड एलोकेट करना। जैसे देश में सड़क चाहिए और देश में हॉस्पिटल भी चाहिए, देश में और सारा स्कूल भी चाहिए, बहुत सारा चीज़ है, तो देश के पास या किसी भी व्यक्ति के पास संसाधन तो सीमित होता है, तो सारे पैसा को कहाँ पर लगा दे या किस किस क्षेत्र में कितना कितना पैसा लगाए, इसी को क्या बोलेंगे आर्थिक नियोजन। अर्थात राष्ट्र का क्या प्राथमिकता है, किस किस चीज़ को जोर देना चाहिए, उस प्राथमिकता, जैसे भोजन सभी लोगों को मिल सके, ये मूल प्राथमिकता होगा। उसके बाद में तब जाके आवास पर हम लोग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सबको पहले घर दे दो और खाने का व्यवस्था अगले साल करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का जो किस तरह से संसाधनों का यूज करना है, इसका जो पॉलिसी बनता है, इसको क्या बोलेंगे आर्थिक नियोजन बोलेंगे। बताया गया है कि हम लोग आज़ाद तो हो गए 1947 में, लेकिन 15 अगस्त 1950 को एक योजना आयोग बना। इसका काम था कि अगले 5 वर्षों में किन किन चीज़ों पर काम किया जाए। ये एक थिंक टैंक है, एक संस्था बनाया गया, थिंक टैंक संस्था, अर्थात सोचने समझने वाली संस्था, कि अगले 5 वर्षों में हमारा किस चीज़ में कितना प्रतिशत विकास हो, इसका ये पॉलिसी बनाए। तो यही बताया गया है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो भारत के प्रधानमंत्री जो होंगे वही होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के पास तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा विभाग होता है कि इसका काम कार्य कौन करता है, पदेन अध्यक्ष तो होगा प्रधानमंत्री, लेकिन जो उपाध्यक्ष होता है वही मेन रूप से इसको देखता है। और इसमें 8 सदस्य हुआ करता था, लेकिन ये 1950 से 2015 तक ही रहा। अब 2015 में इस नीति आयोग का नाम बदलकर, इस योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। काम वही है, लेकिन अब इसका नाम बदल गया है। अभी भी नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री ही होंगे। अब एक संस्था जो बना उसका नाम था राष्ट्रीय विकास परिषद। जो हम लोग योजना आयोग तो बना लिए, वो जो पॉलिसी बनाया कि अगले 5 वर्षों तक ये करना है, वो तो पॉलिसी बना लिया, लेकिन वो पॉलिसी हूबहू देश में काम कर रहा है कि नहीं, इसको लुक ओवर करने के लिए, इसको निरीक्षण करने के लिए एक संस्था का ज़रूरत था। तो इसी को बनाया गया राष्ट्रीय विकास परिषद। तो जो पॉलिसी बना वो तो केंद्र में बना,
और वो केंद्र का बना हुआ पॉलिसी अलग अलग राज्यों में उसी ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस दोनों के केंद्र और राज्य के बीच में तालमेल बैठाने के लिए, सहयोग करने के लिए कि जो पॉलिसी बनाया गया है उसको ज़मीनी स्तर तक उतारिए, ये दोनों में तालमेल बैठाने का काम कौन कर रहा था? विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। और इसका जो सदस्य होते थे वे मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हुआ करते हैं। और इसका जो गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था। वो कब हुआ था? 1950 में उसका गठन हुआ और उसके 2 वर्ष बाद में 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, ताकि ये राज्य और केंद्र के बीच में तालमेल बैठा सके और जो 5 वर्ष का पंचवर्षीय योजना जो बना है वो बुनियादी या फिर रूट स्तर तक पहुंच सके, इसके लिए। तो यही बोला गया है कि ये पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है और अंत में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदन अर्थात अप्रूव होती है। तो इस वीडियो को आज यहीं तक रहने देते हैं। अगला वीडियो जो होगा उसमें थोड़ा सा और टॉपिक बचा हुआ है और जितने भी क्वेश्चन आंसर पीछे है इस बुक में उस सबको हम लोग देखेंगे।